नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका लगभग 10 नंबर कंप्लीट हो जाने वाला है। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 4 बार 5 बार पूछा हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अपना 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। हिस्ट्री में पार्ट करके जो है 50 क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद ये 20 क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है एक साथ। उससे पहले आपको 50 क्वेश्चन करा दिया गया। अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देखें और ये भी देखें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, आयगर के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2009 के बाद 2019 में 10 साल के बाद पूछा गया। फिर 2 साल बाद 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आयगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जो कि 5-5 बार पूछा गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसका आंसर क्या कहा जा रहा है। विजयनगर राज ने प्रचलित स्थानीय व्यवस्था में परिवर्तन कर आयगर व्यवस्था आरंभ की। विजयनगर एक साम्राज्य था, एक राज्य भी था जिसने प्रचलित स्थानीय जो है, जहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था थी वहाँ परिवर्तन कर क्या किया, आयगर व्यवस्था आरंभ किया। प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गणित कर प्रशासन में 12 व्यक्तियों के समूह को दिया गया। यहाँ गठित कर, यहाँ किताब प्रिंटिंग मिस्टेक है, गठित कर प्रशासन 12 व्यक्तियों के समूह को दिया गया। यह समूह आयगर कहलाता था। तो इसको हम समझते हैं सही से क्या इसमें कहा जा रहा है। विजयनगर राज्य ने जो है प्रचलित स्थानीय व्यवस्था में परिवर्तन कर क्या क्या आयगर व्यवस्था आरंभ कर दिया। अब प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित कर दिया। प्रशासन 12 व्यक्तियों के समूह को दे दिया। वह समूह क्या कहलाया, आयगर। ये व्यक्ति राज्य के अधिकारी थे। इनका पद अनुवांशिक था। वेतन के रूप में लगन और कर भूमि दी जाती थी। आयगर ग्राम प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। विजयनगर राज्य ने जो है स्थानीय व्यवस्था में परिवर्तन कर आयगर व्यवस्था आरंभ कर दिया था। ये तो आपको समझ में आ गया कि वह समूह आयगर कहलाता था। ये व्यक्ति राज्य के अधिकारी होते थे। क्या होते थे, राज्य के अधिकारी होते थे और इनका पद भी अनुवांशिक था। आयगर ग्राम प्रशासन की देखभाल करते एवं शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर सही से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं आप। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2009 के बाद 12 में पूछा गया है, 3 साल के बाद, फिर 7 साल बाद 2019 में पूछा गया, फिर 2 साल बाद 2021 में पूछा गया। इस तरह इस क्वेश्चन ने 4 बार, इस क्वेश्चन को बोर्ड ने अभी तक में 4 बार पूछा हुआ है, जो कि आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है 2009 का उल्टाएंगे या 2012 का उल्टाएंगे या 2019 का उल्टाएंगे या 2021 का उल्टाएंगे, सभी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन आपसे 4 बार पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या। अकबर को क्यों राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अकबर इतिहास में राष्ट्रीय शासक की उपाधि से भी सुशोभित है। अकबर जो है इतिहास में राष्ट्रीय शासक की उपाधि से विभूषित कर दिया गया, और इसकी जो महानता मुख्य कारण है। इसका क्या है, महानता इसका मुख्य कारण है, जो कि इसे राष्ट्रीय शासक की उपाधि दिला दी है। इसका विराट व्यक्तित्व, साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति की स्थापना, तब मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमान यानी जो कि मुसलमान नहीं थे राहत दिया, गैर मुसलमानों यानी जो कि मुसलमान नहीं थे उन्हें राहत दिया। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, जैसे कि जोधाबाई राजपूत घराने से ही थे, उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया गया। धार्मिक सामंजस्य के रूप में, प्रतीक के रूप में दीन ए इलाही प्रशंसनीय है, जिसे अकबर ने चलाया था। ये कब चलाया था दीन ए इलाही, 1981 से 1982 में चलाया था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है, जो बता दिया हम
वहाँ भी 1 नंबर कंप्लीट हो गया आपका अगर पूछा जाता है तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको सही से देखने का प्रयास करेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। 2009, 13, 16, 19, 20 देख सकते हैं आप कितना बार आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम आंसर आपको समझा रहे हैं क्या क्या इसमें बोला जा रहा है। भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, जबकि संविधान पहले बन गया था। ये आपको पता होगा कि संविधान नवंबर में ही बन गया था, लेकिन इसको जनवरी में ही क्यों लागू किया गया, इसका क्या कारण रहा, तो हम आपको बताते हैं क्या कारण रहा इसका। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण यह था कि 26 जनवरी 1929 को 26 जनवरी को संविधान लागू करने का वास्तविक कारण क्या था कि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंट की मांग की। और 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इन दिन यानी 26 जनवरी 1950 को लोग भूल ना पाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो ये आपके समझ में आ गया कि भारत का संविधान क्यों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसका जो मुख्य कारण था हम आपको समझा रहे हैं। 26 जनवरी 1929 ईस्वी को जो भारत के नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने क्या किया, लाहौर अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहरा दिया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। और उसके बाद जो है अगले साल से ही 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब सोचे कि ये दिन को नहीं भूलना है हम लोगों को, इसलिए जो है भारत का संविधान आज़ादी तो मिल गया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद सोचा कि 26 जनवरी को ही हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो इस दिन को हमको याद रखना है। इसके लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लिए आपके लिए लाए हैं, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आप हिस्ट्री में कम से कम 95 नंबर कंफर्म कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी हम वैसा ही बता रहे हैं, आप देख सकते हैं जाके। सभी ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव 4 से 5 बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सब हैं। सब्जेक्टिव भी वैसे हम ला रहे हैं, तो देखिए आप और अच्छा खासा नंबर अपना 2024 बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट कीजिए। यह है क्वेश्चन, इतिहास के लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आपको 2009, 13, 16 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 बार पूछा हुआ है आपको। अभिलेखों से तात्पर्य है पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेखा अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख द्वारा उसके धर्म प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन तथा मानवीय पहलुओं आदियों के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास के लेखन में अभिलेखों की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के आधार पर ही भंडाकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, हम समझा देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। अभिलेखों का जो तात्पर्य है वह क्या है, पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे हुए, तात्पर्य जो है पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि से है, पर खुदे हुए लेखा भी उस पर खुदाई कर लिखा हुआ रहता है। उससे क्या होता है, तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख द्वारा उसके धर्म प्रचार प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलू आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके विषय में जो है
सही से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास के लेखन में अभिलेखों की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के आधार पर ही भंडाकर महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया था। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास अशोक का जो अभिलेख हैं, अभिलेखों के आधार पर ही अशोक भंडाकर महोदय जो थे उन्होंने अशोक के इतिहास लिखने का सफल प्रयत्न किया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपसे 4 बार पूछा हुआ है। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2009, 13, 15, 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है मौर्यकालीन इतिहास के जो हमारे पास मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है, तो हमारे पास क्या है, साहित्यिक एवं पुरातात्विक 2 स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है। किसमें? साहित्यिक में। अब पुरातात्विक में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, कुम्हार के अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है तो हमारे पास 2 प्रकार के स्रोत हैं। हमारे पास साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत हैं, दोनों प्रकार के स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है। तो पुरातात्विक स्रोत में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, कुम्हार के अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्या बोल रहा है विजयनगर? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, उसी को थोड़ा सा बदल के इस तरह का क्वेश्चन फिर पूछा गया कि विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा दोनों सेम ही क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ साम्राज्य नहीं है, विजयनगर है कि स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ उल्लेख करें वहाँ वर्णन कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, इसलिए हम दोनों डाल दिए हैं इसमें। 2009, 16, 18 सब में कॉमन देखा जा रहा है। 16 हर बार पूछा हुआ है, 16 में ज़्यादातर क्वेश्चन सभी बैकिंग था। हिस्ट्री में कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आप हिस्ट्री रखते हैं तो आप 95 नंबर के लिए कन्फर्म हो जाएं कि आपका 95 नंबर आराम से आ सकता है, क्योंकि मेरा जो नंबर है इसमें हिस्ट्री में 87 है, तो आपका 95 हम दिला सकते हैं। इसके लिए आप फुल गारंटेड रहिए। हिस्ट्री में 95 आपका काटने वाला कोई नहीं है। 87 मेरा है तो 8 नंबर ही तो ज़्यादा दिलाना है आपको। तो विजयनगर साम्राज्य की अपनी खूबसूरती एवं भव्य इमारतों, महलों, किलों व सिंचाई से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की भव्यता के प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो समझ में आ गया आपको क्या है इसमें क्वेश्चन में। विजयनगर साम्राज्य जो है अपनी खूबसूरती, भव्य इमारत, महल, किलों व सिंचाई संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? भव्य इमारत वहाँ है, महल है, किला है, सिंचाई संबंधित, सिंचाई वहाँ अच्छा साधन है, इस सिंचाई कार्यों के लिए जाना जाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की भव्यता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, उसकी भव्यता के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त कंपनी को क्या लाभ हुआ? ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर ही दीजिए, इसको तो भूलना ही नहीं है। जो क्वेश्चन ला रहे हैं आपको भूलना ही नहीं है, उतना ही पढ़ के चल जाइए, एग्जाम में आराम से आ जाए। ये क्वेश्चन आपको 2009, 13, 12, 15, 16, 20 देख सकते हैं आप। 2, 2, 4, 2, 6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया। आंसर देखते हैं इसका क्या है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भू राजस्व की जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। इनमें जमींदारों को भूमि का साथी मानते हुए नियत तिथि पर निश्चित राजस्व सरकार के पास जमा करना पड़ता था। राजस्व दर जो है सरकार बढ़ा नहीं सकती थी। कंपनी को जो आशा थे
इससे उसकी आय निश्चित हो जाएगी और बार बार की बंदोबस्ती की व्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा। परंतु कर की मात्रा अधिक था, जमींदारों द्वारा कृषि संबंधी सुधार नहीं हुआ। कृषि संबंधी सुधार न होने से इस व्यवस्था का परिणाम सुखद नहीं रहे। तो अब समझिए, इसको हम समझा देते हैं थोड़ा डिटेल में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। इनमें क्या क्या, जमींदार जो है उसको भूमि का साथी मान लिया, उन पर नियत तिथि जो है चढ़ा दिया कि नियत तिथि यानी तारीख फिक्स कर दिया कि इतना तारीख पर आपको राजस्व यानी टैक्स जो लगता था वो आपको सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। सरकार क्या कर सकती थी, उस कर को नहीं बढ़ा सकती थी। कंपनी को आशा थी कि इससे उसकी आय निश्चित हो जाएगी और बार बार जो है बंदोबस्ती की व्यवस्था है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। परंतु कर यहाँ जो है कर यानी टैक्स की मात्रा अधिक थी, जिससे कृषि संबंधी सुधार नहीं हुआ और इस व्यवस्था का परिणाम सुखद नहीं रहे। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन का आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, अथवा संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन आपको 2009 और 2021-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 बार पूछा हुआ है आपसे, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। उसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया गया, इसमें दे दिया क्वेश्चन संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखें। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका हम आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, आंसर है 1850 के दशक में संथाल लोग यह अनुभव करने लगे कि ब्रिटिश शासन में उनका उपकार नहीं हो सकता, अतः उन्होंने अपने स्वशासन के लिए जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश राज के विरुद्ध 1855 में एक विद्रोह किया, जो इतिहास में संथाल विद्रोह के नाम से अभिहित है। 1850 के दशक में संथाल लोग क्या किया, वह अनुभव करने लगा कि ब्रिटिश शासन में उनका उपकार नहीं हो सकता, यानी उनका कुछ नहीं होने वाला है ब्रिटिश सरकार के शासन में। तब तो उन्होंने अपने स्वशासन के लिए जमींदार और साहूकार, जमींदार वो हो गया जिसके पास जमीन था, साहूकार जो कि कर्ज देते थे, और ब्रिटिश राज के विरुद्ध 1855 में एक विद्रोह कर दिया, जो इतिहास में किस विद्रोह के नाम से जाना गया, संथाल ने किया था तो संथाल विद्रोह के नाम से अभिहित हो गया, यानी संथाल विद्रोह के नाम से जाने लगा। इसका कारण क्या था, इसका कारण था जिस जमीन पर वह खेती करता था वह जमींदार के हाथ में थी। उनकी फसलों पर सरकार बहुत ज़्यादा कर लगाती थी। उनको फसल जब बेचने के लिए जाता था उस पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जाता था। साहूकार भी उनके द्वारा लिए गए कर्ज पर अधिक ब्याज लेते थे। इन्हीं कारणों से उन्होंने 1855 में यह विद्रोह किया। क्यों क्या था, इन्हीं सब कारणों से क्या था, सरकार उसके फसल पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे, साहूकार से जो कर्ज लेते थे उस पर भी वो अधिक ब्याज लेते थे। इन्हीं सब कारणों से 1855 में यह विद्रोह किया गया था, प्रारंभ किया गया। तो इसका भी समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई पर। यह क्वेश्चन भी आपसे 2 बार में पूछा गया, थोड़ा सा ये लॉन्ग है, इसको हम शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दे। ये क्वेश्चन आपको 2009 और 2021 में पूछा हुआ है। उत्तर है, मीराबाई को भक्ति परंपरा। समझिए, इसमें हम वैसे ही समझा देते हैं। अब इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। मीराबाई जो है भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवित्री मानी जाती है। उन्होंने जो जीवनी लिखी थी उन्हीं के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों से मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे, यानी मौखिक रूप से बता के ही बताया जा रहा है, संप्रेषित होते रहे। मीराबाई जो है मारवाड़ मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था और निधन की बात करें तो 1546 में हुआ था। और उनका विवाह जो है उनकी बिना इच्छा के मेवाड़ के ससोदिया कुल में कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की और पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया,
किंतु वह राजभवन से निकलकर एक घुमक्कर बन गई। इतना ही इनका कहानी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवसाय सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। यह क्वेश्चन आपको 2009 और 2013 और 2016 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर देखेंगे, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और जल संग्रहण करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। अफगानिस्तान के सोतोगोई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के धौलीवारा नामक स्थान से एक तालाब मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रहण करने के लिए किया जाता था। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गया कि अफगानिस्तान के सोतोगोई नामक एक स्थान है, उससे हड़प्पाई नहर के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। दूसरा है हड़प्पा जो के लोग थे सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल करते थे। तीसरा है गुजरात के धौलीवारा नामक स्थान से तालाब में मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आपको 2009 में पूछा हुआ है। उसके बाद अभी तक नहीं पूछा हुआ है, हो सकता है पूछा जाए या नहीं भी पूछा जाए, लेकिन हम देख लेते हैं क्या। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, यह जो है उत्तर में कश्मीर से लेकर कहाँ तक, दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, तब पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। समझ में आ गया। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, अब पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। यह कुल मिलाकर 1600 किमी था। यह सभ्यता जो है पूर्व से पश्चिम कितना था, 1600 किलोमीटर था, और उत्तर दक्षिण मिलाकर 1200 किलोमीटर तक था, यानी विस्तृत थे। उत्तर दक्षिण मिला के 1200, पूर्व पश्चिम मिला के 1600। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश चित्रकारों ने 18 सल्तनतों के विद्रोह को किस रूप में देखा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है, समझ लिए। 18 सल्तनतों का एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है लगभग में। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 18 सल्तनत ईस्वी के विद्रोह के संबंध में ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा बनाए गए अंग्रेज चित्रों को अंग्रेजों को बचाने वाले एवं विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों को अभिनंदन रक्षक के रूप में दिखाया गया है। इस संबंध में जोन्स बार्कर द्वारा 1859 में निर्मित चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह जो 18 सल्तनत के संबंध में ब्रिटिश चित्रकार जो थे अंग्रेज को बचाने वाले, यानी अंग्रेज को बचा रहा था, विद्रोहियों जो था उसको कुचल रहा था, अंग्रेज को नायकों के रूप में दिखाया है, अभिनंदन रक्षक के रूप में दिखाया गया है। इस संबंध में जो है जोन्स बार्कर एक चित्रकार था। 1859 में निर्मित चित्र जो बनाया था 1859 में, उसका नाम था द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यानी विशेष रूप से उल्लेख है, इसका विशेष रूप से चर्चा है। ये चित्र का द रिलीफ ऑफ लखनऊ 1859 में बना हुआ है। कौन बनाया था, तो जोन्स बार्कर बनाया था। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन 2009 के बाद ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया आपसे अभी तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है, ये क्वेश्चन आपको 2009 में पूछा हुआ है। भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या हैं, तो सुनिए क्या क्या है, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हो सकता है पूछा जाए, तो ये सब क्वेश्चन आप देख लेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें यह बताती है कि वास्तव में संविधान का क्या उद्देश्य है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमें बताती है कि संविधान का क्या उद्देश्य है, और यह घोषणा करता है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है। संविधान का जो स्रोत है वह कौन है, भारत की जनता है। यह निम्नलिखित आदर्शों तथा सिद्धांतों पर बल देता है। यह निम्नलिखित सिद्धांतों तथा आदर्शों पर बल देता है। ऑप्शन ए में पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीति। दूसरा में दिया हुआ है स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा पूजा अर्चना की। स्वतंत्रता जो है विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास तथा पूजा अर्चना की है। समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। समानता किसकी है? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। अब स्वतंत्रता किस किस का है? विचार का है, कोई भी विचार कर सकता है अपना। अभिव्यक्ति, विश्वास, कोई भी पूजा अर्चना कर सकता है, कोई भी धर्म का भी। अन्याय क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आपको पॉलिटिकल साइंस में हमने बताया है। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है, सब पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख लीजिए, कुछ दिन में वो वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 2009 में पूछा हुआ। देखते हैं उत्तर क्या है। बौद्ध धर्म के उदय के साथ गांधार कला का भी उदय हुआ। इनका विकास गांधार क्षेत्र के अविभाजित भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ। बौद्ध धर्म के उदय के साथ जो है गांधार कला का उदय भी हुआ था। इनका विकास जो है गांधार क्षेत्र के अविभाजित भारत का, यानी जब विभाजित नहीं हुआ था उससे पहले का पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसे गांधार कला कहा गया। इसलिए इसे क्या कहा गया? गांधार कला कहा गया। इस पर यूनानी कला शैली का प्रभाव है। इस कला में पहली बार बुद्ध और बोधिसत्व मानवकार मूर्तियां, विभिन्न मुद्राओं में बनी मूर्तियों के बालों का अंकलन पर विशेष ध्यान दिया गया। समझ में आया क्या? ये 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गांधार कला की विशेषताओं को लीजिए, उल्लेख कीजिए, ये कंप्लीट हो गया। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के क्या कारण थे? भारत में जो है यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन भी आपसे 2009 में पूछा गया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन और गतिविधियों से संबंध, यह 5वीं रिपोर्ट थी, जिसे 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों से संबंध, यह 5वीं रिपोर्ट थी, जिसे क्या 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। इसे एक प्रवर समिति ने तैयार किया था। भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों से जो संबद्ध रिपोर्ट थी वो क्या थी? 5वीं रिपोर्ट थी, जिसे कब 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया। इस प्रकार इसे एक जो है प्रवर समिति ने तैयार किया था। रिपोर्ट पर 1002 पृष्ठें थी, यानी 1002 पन्ना के बना हुआ था। इसमें मुख्यतः जमींदारों, रेतों की अर्जियां, कलेक्टर की रिपोर्ट, बंगाल मुद्रा के राजस्व, न्यायिक और अधिकारियों पर टिप्पणियां थी। रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में लंबी बहस हुई। रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में काफ़ी लंबी बहस हुई थी। ये इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन 2009 के बाद नहीं पूछा हुआ है, फिर भी हम इन सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि कई साल के बाद भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये आप हमको कई बार दिखा चुके हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और गतिविधियों से संबंधित जो रिपोर्ट थी वह क्या थी? 5वीं रिपोर्ट थी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके प्रशासन यानी शासन जो करता था और उसकी गतिविधियों संबंधी यह 5वीं रिपोर्ट थी, जिसे क्या किया 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसे कौन तैयार किया था? तो एक परिवार समिति ने तैयार किया था। इनमें कितना पेज था? तो 1002 पृष्ठ था। इनमें मुख्यतः क्या था? जमींदारों, रेतों की अर्जियां, कलेक्टर की रिपोर्ट, बंगाल मद्रास के राजस्व और न्यायिक अधिकारियों पर टिप्पणियां थी। रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में लंबी बहस हुई। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसी के प्रशासन था वो और गतिविधियों संबंधी 5वीं रिपोर्ट थी। इसे कब पेश किया गया था? 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसमें कुल 1002 पृष्ठ भी थे, यानी 1002 पन्ना थे। इनमें जो है मुख्यतः जमींदारों की अर्जियां थी, रेतों की अर्जियां थी, कलेक्टर का रिपोर्ट था, बंगाल मद्रास के राजस्व और न्यायिक अधिकारियों पर टिप्पणियां थी,
जिसे कहाँ पेश किया गया था, तो ब्रिटिश संसद में लंबी बहस भी हुआ था। रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में लंबी बहस हुई थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा 5वीं रिपोर्ट के बारे में। देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संगति क्यों बुलाई गई? चतुर्बौद्ध संगति का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है और 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि हम यहाँ देने के लिए भूल गए हैं, लेकिन ये 2010 में पूछा हुआ है और 1 आध बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध संगति क्यों बुलाई गई थी, चतुर्बौद्ध संगति का क्या महत्व है? तो ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध संगति क्यों बुलाया गया, आखिर क्यों बुलाया बौद्ध संगति। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद जो है बौद्ध संगति बुलाया गया कई जगह पर। बौद्ध संगति बौद्ध की व्याख्या करने हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध संगति के नाम से। चतुर्बौद्ध संगति हुआ, समय क्या था? तो प्रथम शताब्दी था। स्थान कहाँ था? तो कुंडलवन कश्मीर। शासक कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अब इसका महत्व क्या रहा। तो महत्व था, अध्यक्ष वसुमित्र, संगीत के जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। महत्व अब देखते हैं क्या है। महत्व, इस संगति का जो आयोजन था इस आशय से किया गया था कि बौद्ध के जो मतभेद हो गए थे उनको दूर किया जा सके। लेकिन क्या हुआ, इस संगति में महासंधिकों का बोलबाला रहा। त्रिपिटक होगा यहाँ पर, प्रामाणिक भाष्य विभाष शास्त्र की रचना इसी संगति में हुई। इस संगति के पश्चात बौद्ध अनुयायी हीनयान तथा महायान 2 समुदायों में विभाजित हो गए थे, हीनयान और महायान। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा जो इसका महत्व रहा। यहाँ जो है मतभेद को दूर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो तो हुआ नहीं और बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, ये 2010 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के साथ देख रहे हैं। तो हम प्रीवियस ईयर कब पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हम साथ ही लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। मुगल कालीन जो है केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या रहा उस काल में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 2010 में पूछा हुआ है, जो कि हम आपको बता दिए हैं। तो मुगल, आप हेडिंग देंगे पहले, मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की जो मुख्य विशेषताएं थी वह निम्नलिखित प्रकार की थी। पहला क्या था? वकील था। इसे क्या कहा जाता था? इसे वजीर कहा जाता था। ये केंद्र सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष था। अकबर ने बैरम खां के पश्चात इस पद का जो है अंत कर दिया। बैरम खान जब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इस पद का अंत कर दिया गया वकील का। तो अगला देखते हैं, दूसरा है दीवान या वित्त मंत्री। जो दीवान या वित्त मंत्री, जिसे समझ सकते हैं आप वित्त मंत्री किसे कहा जाता है? जो देखभाल करे, रुपया का हिसाब किताब रखे, उसे ही वित्त मंत्री कहा जाएगा। तो आर्थिक विषयों पर में यह बादशाह का प्रतिनिधित्व था। आर्थिक यानी समझ सकते हैं इकोनॉमी के जो था वह बादशाह का ही प्रतिनिधि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीरबख्शी। तीसरा है मीरबख्शी। यह सेना संबंधी सभी कार्य देखता था। सेना का जो कार्य था वो कौन देखता था? मीरबख्शी देखता था। यह सेना, मनसबदार एवं घोड़े संबंधी व्यवस्थाएं देखता था। तो ये भी आपको समझ में आ गया। प्रधान काजी, यह प्रांत, जिला एवं नगर के काजियों की नियुक्ति करता था, जैसे फौजदारी मुकदमों को देखता था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 5वां नंबर है प्रांतीय शासन। सूबेदार प्रांत अथवा सूबे का प्रमुख होता था। दीवान सूबे में वित्त व्यवस्था देखता था। कोतवाल से आंतरिक सुरक्षा देखता था। कोतवाल से जो है आंतरिक सुरक्षा देखता था। अब 6ठा पॉइंट है जिला प्रशासन। क्या है? जिला प्रशासन। प्रत्येक प्रांत जिलों में विभक्त था। फौजदार जिलों के प्रमुख अधिकारी थे। प्रत्येक प्रांत जो है क्या किस चीज में विभक्त था? तो जिला में विभक्त था, जिसे फौजदार जिले का प्रमुख अधिकारी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दें। ये क्वेश्चन भी आपसे 2010 में पूछा हुआ है।
तो आपको पता ही होगा 2009 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो 10 भी उसमें आ रहा है। कहीं कहीं आपको 12 से भी बताया जाएगा, 11 से भी बताया जाएगा, लेकिन हम 9 से आपको बता रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो 10 में है ये क्वेश्चन भी, चिश्ती संप्रदाय का जो 3 प्रमुख संत का परिचय दें। तो 3 प्रमुख चिश्ती, भारत में चिश्ती संप्रदाय का जो प्रवर्तक था वह कौन था? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। चिश्ती संप्रदाय प्रवर्तक जो था चिश्ती संप्रदाय का, वे 1192 ईस्वी में भारत आए थे। कब भारत आए थे? तो 1192 ईस्वी में भारत आए थे। अब चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संत जो थे, चिश्ती संप्रदाय के जो 3 प्रमुख संत थे वो कौन कौन थे? वो थे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी, दूसरा था फरुद्दीन गंज ए शकर, तीसरा था शेख निजामुद्दीन औलिया। पहला है शेख मुद्दीन चिश्ती। यह मुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। यह इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। किसके समय में भारत आए थे? इल्तुतमिश समय भारत आए थे। इनका जन्म जो है 1235 ईस्वी में परगना के गैर नामक स्थान पर हुआ था। यह बख्तियार भाग्य बंधु नामक मुद्दीन का दिया हुआ था। किसका दिया हुआ था? भाग्य नाम मुद्दीन का दिया हुआ था। दूसरा है फरुद्दीन का। इनका जन्म मुल्तान जिले के कठवाल शहर में 1175 में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से? बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। 3 पत्नियों में एक प्रथम पत्नी जो थी बलवान की पुत्री थी जिनका नाम हुजेड़ा था। फरीदुद्दीन गसकर का कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा है शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दीन दयाल अल बुखारी था। देख सकते हैं आप कितना लंबा नाम है, मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी। इनका जन्म जो है बांदियों में 1236 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन के काल में जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। देख सकते हैं आप कितना, 1 साल में 11 साल ही कम रहा था इनका। इसका शेख निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली का जो है 7 सल्तनत देखा था, यानी 7 राजा को देखा था, जो 7 राजा शासन किया था दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है जो कि आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, 3 बार पूछा हुआ है 2011, 13, 14। क्या है क्वेश्चन? अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है पूछा भी जाए आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत दिन हो भी गया है। तो अशोक के धम्म का जो है, धम्म सामाजिक व्यवहार के उन नियमों को कहा जाता है जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होती है? नैतिकता पर आधारित होती है। जैसे बड़ों का आदर करना, बड़ा का आदर करना, छोटों से प्यार करना। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने ऐसे ही धर्म का प्रचार किया। कलिंग का जो युद्ध हुआ था, भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध न करने का प्रण जो लिया था, उसके बाद ये सभी प्रचार किए थे अशोक। तो वही है अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो साथियों, हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आंसर वाले वीडियो के लिए सब्जेक्टिव वीडियो लगभग आपका चल रहा है। ज्योग्राफी में 50-60 क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री में भी हो गया, हिंदी का भी चालू होने वाला है, पॉलिटिकल का भी चालू होने वाला है। पॉलिटिकल का भी 10 क्वेश्चन हो गया, उसमें अब शुरू होने वाला है जल्दी। तो अब पूरा देखिए वीडियो को, जिस तरह का आपको मिल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब कराया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोबारा बोल रहे हैं तो मिल लेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।